कभी ऐसा होता है कि दिन के 10 घंटे काम करने के बाद जब आप लैपटॉप बंद करते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। लगता है कि पूरा दिन बस दौड़ भाग में, मीटिंग्स में, सैकड़ों ईमेल्स और मैसेजेस में ही निकल गया। लेकिन जो एक ज़रूरी काम था वो वहीं का वहीं रह गया। आप थके हुए हैं, व्यस्त भी थे, पर वो प्रोडक्टिव वाली फीलिंग नहीं आ रही। अगर ऐसा होता है तो कैल न्यूपोर्ट की एक किताब है डीप वर्क। आज की हमारी चर्चा शायद इसी पर है और हो सकता है आपको कुछ जवाब मिल जाए। आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं ना, उनका एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा छुपने वाला तर्क है। वो कहते हैं कि हमारी समस्या टैलेंट या मेहनत की कमी है ही नहीं। हमारी असली समस्या है भटकाव। मतलब आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, फोकस, वही असली सुपर पावर है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हम अपनी ये सुपर पावर खो क्यों रहे हैं और इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। और ये सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, इसे एक बड़े संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। हम सब जाने अनजाने में एक अटेंशन वॉरफेयर के बीच में हैं। ध्यान खींचने की एक लड़ाई चल रही है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन का बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो हमारे ध्यान का एक टुकड़ा कैसे चुराए। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारा ध्यान भटकता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें भटकाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। चर्चा की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। आपकी समस्या इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी समस्या फोकस है। ये लाइन मुझे बहुत सही लगती है क्योंकि हम अक्सर अपनी नाकामी को अपनी काबिलियत की कमी मान लेते हैं, है ना? जबकि असलियत शायद ये है कि हमारा दिमाग जो गहरी सोच और मुश्किल काम करने के लिए बना है, उसे हमने छोटी छोटी आसान चीज़ों का आदी बना दिया है। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये डीप वर्क और शैलो वर्क आखिर है क्या। डीप वर्क, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो अवस्था है जब आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल काम में डूब जाते हैं। ये वो जोन है जहां असल में नई चीजें बनती हैं, मुश्किल समस्याओं का हल निकलता है। आप में से बहुत अच्छे से समझाया, पर इसमें एक और गहरी बात है। डीप वर्क सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस है। सोचकर देखिए, एक ऑफिस में दो लोग हैं। एक वो है जो दिन भर में 100 ईमेल भेजता है, हर मीटिंग में बोलता है और हमेशा बिजी दिखता है। और दूसरा वो है जो 3 घंटे के लिए एक कमरे में बंद होकर एक मुश्किल कोड लिखता है या कोई जटिल बिजनेस रणनीति तैयार करता है। पहला इंसान एक्टिविटी का एक पहाड़ खड़ा कर रहा है, जबकि दूसरा वो वैल्यू की एक इमारत बना रहा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। और इसके ठीक उलट है शैलो वर्क, मतलब वो एक्टिविटी का पहाड़। हाँ। ये वो काम है जिन्हें करने के लिए ज्यादा दिमागी मशक्कत नहीं लगती, जैसे लगातार ईमेल का जवाब देना या ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये काम आसान होते हैं और इनसे तुरंत एक झूठी संतुष्टि भी मिलती है। एक ईमेल भेजा और लगा कि हाँ, कुछ काम हो गया। और यही सबसे बड़ा धोखा है। स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट हैं कि शैलो वर्क लंबे समय में हमारे करियर को खोखला कर देता है। ये व्यस्त होने का एक भ्रम पैदा करता है, लेकिन असल में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ता। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारा ऑफिस कल्चर अक्सर पहले इंसान को, मतलब एक्टिविटी के पहाड़ वाले को ही ज्यादा मेहनती मानकर उसे पुरस्कारित करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डीप वर्क इतना जरूरी है, अगर वो ही वैल्यू की इमारत बनाता है, तो हम सब इस एक्टिविटी के जाल में फंसे कैसे? ऐसा क्या हुआ कि ये सुपर पावर इतनी दुर्लभ हो गई? कैल न्यूपोर्ट इसके कुछ बड़े दिलचस्प कारण बताते हैं। और पहला कारण तो हम सब अपनी जेब में लेके घूमते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा विलन है सोशल मीडिया और उससे जुड़ी डोपामाइन की लत। देखिए, हमारा दिमाग इनाम के लिए काम करता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नए ईमेल की घंटी, ये दिमाग के लिए एक छोटा सा डोपामाइन हिट है, एक इनाम है। धीरे धीरे दिमाग को इन छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों की आदत पड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि जब आप किसी एक मुश्किल काम पर घंटों तक ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं जहां कोई तुरंत इनाम नहीं है, तो दिमाग वो विद्रोह कर देता है, वो बेचैन हो जाता है। और दूसरा कारण हमारी मानसिकता से जुड़ा है। मैं बहुत बिजी हूं कहना आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है ना? ऐसा लगता है जैसे अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आप जरूरी इंसान नहीं हैं।
इसी झूठे तमगे के चक्कर में हम उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जो हमें व्यस्त दिखाते हैं, न कि उन कामों को जो असल में जरूरी हैं। इसमें एक और परत है। ये सिर्फ व्यक्तिगत दिखावा नहीं है, ये एक संगठनात्मक समस्या भी है। कई मैनेजर्स के लिए अपनी टीम की उत्पादकता नापने का सबसे आसान तरीका यही है कि वो कितनी बिजी दिखती है, कितने ईमेल भेजे गए, कितनी मीटिंग्स अटेंड की गईं, क्योंकि डीप वर्क को मापना मुश्किल है। एक लेखक जो 2 घंटे तक सिर्फ दीवार को घूर रहा है, वो शायद अपने उपन्यास का सबसे जरूरी हिस्सा सोच रहा हो, लेकिन बाहर से वो कामचोर दिखेगा। इसलिए पूरा सिस्टम ही शैलो वर्क को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और तीसरा कारण मैं अपने बारे में ही सोच रही थी। मेरा फोन एक तरफ पिंग कर रहा है, लैपटॉप पर स्लैक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में फोकस करना लगभग नामुमकिन है। शायद हमारा माहौल ही हमारा तीसरा और सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। घर हो या ऑफिस, हमने ऐसी जगहें बना ली हैं जो भटकाव के लिए ही अनुकूल हैं, और इन सब का एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है, जिसे स्रोत अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप एक काम से ध्यान हटाकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी कोई ईमेल देखते हैं और फिर वापस उस काम पर आते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से वापस नहीं आता। उसका एक हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। ये ध्यान का बचा हुआ टुकड़ा आपकी एकाग्रता को कमजोर कर देता है। तो दिन भर में 50 बार नोटिफिकेशन देखने का मतलब है कि आपका दिमाग कभी 100% क्षमता पर काम ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो दुश्मन साफ दिख रहे हैं। डोपामाइन का नशा, व्यस्तता का झूठा तमगा और भटकाऊ वाला माहौल। ये सुन के थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे सही ट्रेनिंग से मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कैल न्यूपोर्ट इसके लिए कुछ ठोस नियम बताते हैं। पहला नियम है, गहराई से काम करें। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसे लागू करना ही असली चुनौती है। इसका मतलब है अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए करते हैं। जैसे सुबह 9 से 11 प्रोजेक्ट एक्सपर्ट डीप वर्क, और उस समय के दौरान आप दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं। कहने में ये बहुत आसान है, टाइम ब्लॉक करो, फोन दूर रखो। लेकिन सच कहूं तो जब मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ, 5 मिनट बाद ही मन बेचैन होने लगता है। एक अजीब सी इच्छा होती है कि बस एक बार फोन देख लूं। ये जो विल पावर है, ये जो अनुशासन है, ये आएगा कहाँ से? आपका सवाल ही इसका जवाब है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारी विल पावर है, जो कि सच नहीं है। इसलिए शुरुआत छोटे कदमों से करनी होगी। स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताते हैं। पहला, एक निश्चित समय और एक निश्चित जगह तय करें। दिमाग को आदत डालें कि इस जगह पर, इस समय पर सिर्फ डीप वर्क होता है। दूसरा, फोन को सिर्फ साइलेंट पर ना रखें, उसे उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। जब वो आपकी नजरों से दूर होगा तो उसे उठाने की इच्छा भी कम होगी। और तीसरा, एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। अगर आपका फोकस सचमुच गहरा है तो शुरुआत में 30 से 60 मिनट का एक सेशन भी बहुत है। क्वालिटी यहां क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये जिम जाने जैसा है। कोई भी पहले दिन जाकर 100 किलो का वजन नहीं उठाता। अब छोटे वजन से शुरू करते हैं। पर यहाँ एक और सवाल है, जिसका जवाब न्यूपोर्ट के दूसरे नियम में है, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सबसे मुश्किल नियम है। और वो नियम है, बोरियत को अपनाएं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि बोरियत से बचो, कुछ क्रिएटिव करो, लेकिन न्यूपोर्ट का तर्क ठीक इसका उल्टा है। जो इंसान बोरियत को सहन नहीं कर सकता, वो कभी भी गहरा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मैंने हाल ही में से खुद पर आजमाने की कोशिश की। मैं कैफे में लाइन में लगी थी और आदत के अनुसार मेरा हाथ फोन के लिए जेब में गया। मैंने खुद को रोका। सच बता रही हूँ, वो 2 मिनट का इंतजार ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। आपका ये अनुभव ही इस नियम के महत्व को बताता है। ऐसा करके हम अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हैं? हम उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बोरियत एक दुश्मन है, एक असहज एहसास है जिससे तुरंत भागना है। हर खाली सेकंड को फोन से भरकर हम दिमाग को फोकस से भागने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर जब हम किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने बैठते हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी भी मुश्किल आती है या काम थोड़ा उबाऊ होता है, दिमाग अपनी आदत के अनुसार तुरंत किसी उत्तेजना की तलाश करने लगता है। तो इसे ठीक करने का तरीका क्या है? क्या हमें जानबूझकर बोर होना पड़ेगा? एक तरह से हाँ। स्रोत कहते हैं कि हमें बोरियत के साथ सहज होना सीखना होगा।
इंतजार करना सीखें, बिना फोन के लाइन में खड़े रहना सीखें, अपने विचारों के साथ अकेले रहना सीखें। जब आप अपने दिमाग को छोटी छोटी बोरियत सहन करने की ये ट्रेनिंग देंगे, तभी वो बड़े और लंबे समय तक चलने वाले गहरे काम के लिए तैयार होगा। ये फोकस की मांसपेशी के लिए वार्म अप एक्सरसाइज की तरह है। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो सीधे उस चीज पर हमला करता है जो हमारे भटकाव का सबसे बड़ा स्रोत है। नियम है, सोशल मीडिया को चतुराई से छोड़ें। यहाँ चतुराई से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। कई लोगों के लिए, जैसे कोई डिजिटल मार्केटर है या कोई कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए तो सोशल मीडिया उनके काम का एक जरूरी हिस्सा है। वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और न्यूपोर्ट का समाधान भी उतना ही व्यावहारिक है। वो ये नहीं कहते कि कल जाकर अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दो। उनका दृष्टिकोण एनी बेनिफिट मानसिकता को कोर बेनिफिट मानसिकता से बदलने का है। एनी बेनिफिट और कोर बेनिफिट, इसे थोड़ा और समझाइए। एनी बेनिफिट मानसिकता कहती है, अगर इस ऐप से मुझे जरा सा भी फायदा हो सकता है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस ऐप से मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से जुड़ा रह सकता हूं। ये एक छोटा सा फायदा है। इसके विपरीत कोर बेनिफिट मानसिकता कहती है, क्या ये ऐप मेरे जीवन के सबसे मुख्य पेशेवर या व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाने में सीधे तौर पर और महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं है कि क्या इसका कोई फायदा है, सवाल ये है कि क्या ये मेरे सबसे बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। अगर आपके डिजिटल मार्केटर का लक्ष्य क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन कैंपेन बनाना है, तो उसे दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए दिन में 1 घंटा तय कर सकता है। उसे सिर्फ अपने डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कर सकता है और फोन से ऐप को डिलीट कर सकता है। इस तरह वो टूल का इस्तेमाल कर रहा है, टूल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक बात साफ हो जाती है, डीप वर्क कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, कोई नया चलन नहीं है। ये आज और आने वाले समय के लिए एक करियर सर्वाइवल स्किल है। बिल्कुल। आने वाले समय में इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। ऑटोमेशन और एआई के युग में जो काम शैलो हैं, जो आसानी से दोहराए जा सकते हैं, वो सबसे पहले स्वचालित होंगे। ईमेल का जवाब देना, डेटा कॉपी करना, रिपोर्ट बनाना, ये सब मशीनें हमसे बेहतर और तेजी से कर लेंगी। भविष्य में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो गहरा, रचनात्मक और मुश्किल काम कर सकते हैं। और ऐसा करने की क्षमता सीधे तौर पर डीप वर्क करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब भविष्य में 2 तरह के लोग होंगे, वो जो मशीनों को बताएंगे कि क्या करना है और वो जिन्हें मशीनें बताएंगी कि क्या करना है। और इन दोनों के बीच का फर्क डीप वर्क करने की क्षमता ही तय करेगी। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये अब सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत का मामला नहीं रहेगा, ये एक आर्थिक आवश्यकता बन जाएगा। जो लोग अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वो अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर होंगे, और जो लोग लगातार भटके हुए रहेंगे उन्हें आसानी से बदल दिया जाएगा। तो अंतिम संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आपका फोकस आपकी शक्ति है, और जो अपने फोकस को नियंत्रित करता है वो अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। यह लड़ाई तकनीक के खिलाफ नहीं है, यह अपने ही भटकाव के खिलाफ है। और जाते जाते श्रोता को सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत सामग्री हमें ऐप से ये सवाल पूछने के लिए कहती है कि क्या वे हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही सवाल सिर्फ ऐप्स पर नहीं बल्कि हमारी रोज की हर चीज पर लागू किया जाए। हमारी हर मीटिंग से पहले हम पूछें, क्या इस मीटिंग का नतीजा मेरे मुख्य लक्ष्यों में मदद करेगा। हमारी हर आदत, हर बातचीत, अगर हम हर चीज को इस कसौटी पर कसें तो हमें अपनी सबसे कीमती चीज, हमारे ध्यान के बारे में क्या पता चलेगा कि वो असल में जा कहाँ रहा है।